नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। सूर्य समाचार आप देख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम पार्टियों की धड़कनें भी तेज हो चुकी है, जिस पर काबू पाने के लिए वो जनसभा के जरिए जनता के बीच में जा रही है और तमाम वायदे और दावे भी कर रही है। आखिर उन वायदों और दावे पर जनता कितना यकीन करती है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले हम आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे हरियाणा के चुनावी माहौल की। विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन शेष है, जिसे लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हैं, जिसे तेज धार देने में सभी पार्टी के दिग्गज नेता भी मैदान में हैं, जो अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और एमएसपी को लेकर हुड्डा सरकार पर बड़ा हमला भी बोला। कर्नाटक और तेलंगाना में आपकी सरकार है, एमएसपी पर कितना खरीदते हैं वो बताइए जरा। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार को किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे, क्योंकि आपके समय में अगर बेमौसम बारिश आई, ज्यादा बारिश आई, तो बर्बाद फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे। 2-2 रुपये के चेक, ये जमाना नहीं है। भारत भाजपा सरकार ने किसानों को मुआवजे में देने की रकम में अनेक गुना बढ़ती की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी की बात करने से वोट मिल जाएगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है, वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है। 24 के 24 क्रॉप खरीद। मंच को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अहिरवाल बेल्ट का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में अहिरवाल का विकास नहीं हुआ, जबकि बीजेपी ने 36 बिरादरी के हितों में काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा का सम विकास नहीं कर सकती। जब जब कांग्रेस जीत कर आती है, कुछ जिलों का विकास होता है, और हमारे अहिरवाल को तो, ये बेल्ट को तो हमेशा अन्याय होता है या नहीं होता है? अरे जोर से बोलो, होता है या नहीं होता है? भाइयों बहनों, आज रेवाड़ी में मैं आपको कहने आया हूं। मैंने आते आते कुछ पर्दे पोस्टर देखे। कुछ लोग पार्टी की डिसिप्लिन तोड़कर निर्दल खड़े हैं। मैं रेवाड़ी की जनता को अपील करने आया हूं, जिनके पास कमल फूल का निशान है, उनको ही वोट दीजिए, वो ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। गौरतलब है कि हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट का असर रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर पड़ती है, जिस पर अन्य पार्टियों की भी नजर टिकी हुई है। सूर्य समाचार के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट।
चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक भी पहुंच रखे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए दिख रहे हैं। चर्चा हम करेंगे आज इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं रामराज शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता है, रजवंत टकीनवाल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ है, रतन शर्मा जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। दिनेश अग्रवाल जी, आपसे शुरुआत करूंगी मैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच रखे हैं। प्रधानमंत्री आए तब भी कांग्रेस पर प्रहार हुआ, अमित शाह आए तब भी कांग्रेस पर झूठ बोलने की बात कही गई है कि राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ बोलते हैं लगातार। अग्निवीर योजना को लेकर भी लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है। तो लोगों के हितों में आप काम करते हैं या फिर भ्रमित करते हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए। जी श्वेता जी नमस्कार। जी आपको नमस्कार और सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। श्वेता जी, आपने एक चीज नोट करी, अभी जो आप भाषण सुना रहे थे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, वो जनता के बीच में कुछ ऐसा बोल रहे थे कि कांग्रेस आई थी तो ये हुआ था, कांग्रेस आई थी तो ये हुआ था। लेकिन आपने ध्यान से सुना होगा कि उन्होंने ना बार बार एक बात पे बड़ा जोर दिया था जी। वो कह रहे थे कि जोर से बोलो, होता है कि नहीं होता, जोर से बोलो। इस बात पे आपने ध्यान दिया हो। ये क्या कारण है कि गृह मंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि जोर से बोलो? संख्या गायब हो चुकी इनकी सभाओं से, जनसभाओं से, रैलियों से लोग विमुख हो चुके। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो आप ये देखो कि परसों इनके प्रधानमंत्री आए जी, और प्रधानमंत्री जब आए तो मैं आपको मेरी बात को ध्यान से आप याद करना कि प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे तो उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। जब वो हरियाणा की बड़ाई कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा हरियाणा तो मेडल की फैक्ट्री है, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगा हमें। चलो हमें भी अच्छा लगा, आपको बीजेपी के नेताओं को सुनकर अच्छा लगता है। जब वो हरियाणा की बेटी शब्द का जिक्र करने लगे तो वो हकलाने लग गए, एकदम उनकी जबान तुतलाने लग गई। उनको याद आ गया, अरे मैंने तो जंतर मंतर पे हरियाणा की बेटियों के साथ क्या किया था, मेरे खेल मंत्री ने संजीव सिंह ने क्या किया था। तो उनकी गला सूखने लग गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उन्होंने एक बयान और दिया, वो बोले कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो शांति है। ठीक है रामराज जी, इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं? रामराज जी अपनी बात नहीं, ये तो बोलेंगे, फिर एक काम बिल्कुल करता हूं, सुन लेते हैं ना, छोड़ देता हूं क्योंकि ये तो 20 मिनट से कम लेगा नहीं। ठीक है रामराज जी, आपकी मुस्कुराहट की वजह हम भी जानना चाहेंगे, कितने खिलखिला रहे हैं आप? तेरे पेट में दर्द क्यों है? मैं रहा हूं, पेट में दर्द तेरा हो रहा है। चलो मैं चुप हो जाता हूँ, ये अकेला बोल देगा, उसी में डिबेट पूरी हो जाएगी। इसी से बुलवाइए आप। आपको ना गोली लाके देनी पड़ेगी इसको बीपी की। अब ये रामराज जी कहिए, अपनी बात कहिए। बोलता है ना कि तेरी गर्दन काट। दिनेश जी थोड़ी देर में मेरे को सीमाएं रखे, गरिमा रखे आप अपने शब्दों की, उनकी भी हम सब जवाब ले लेते हैं। मेरे को कल परसों देख लेंगे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा मेरे भाई, मैं तो हंस रहा हूं। ठीक है चलिए रामराज जी, एक बात बताइए, आपके जितने भी नेता पहुंच रहे हैं वो लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष करने में जुटे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अपने कामों से ज्यादा दूसरों की बुराई और दूसरों के जो काम है जो उन्होंने नहीं किए हैं वो ज्यादा गिनवाए जा रहे हैं? मेरे को बोल रही हो आप? हाँ जी। देखो, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो कि हमारे राष्ट्र की जनता ने तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है, और कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रहे थे बोला मोदी जी का गला सूख रहा था। अरे मेरे भाई, ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने विदेश में हमारा डंका बजाया है, विदेश में हमारी दाग जमाई है। जब विदेश में जाते हैं तो कोई किसी देश का प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति, कहीं वहां का क्या नाम है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ऐसे मिलते हैं जैसे भगवान से मिल रहे हो। और आपके टाइम में हमारे सिंह साहब जाते थे, एक साइड में बैठा दिए जाते थे, सिंह साहब बैठो चाय बिस्कुट
लो, इससे फालतू नहीं था। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रसिया और यूक्रेन का युद्ध बीच में रुका के और हमारे छात्रों को कुशलतापूर्वक वापस लाए थे, और पाकिस्तान के छात्रों ने भी तिरंगा झंडा आगे करके तब वहां से निकल के आए थे। ये वही हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये वही प्रधानमंत्री हमारे, जहां अभिनंदन जब पाकिस्तान में चला गया था और वहां के प्रधानमंत्री की पिंडिया कांप रही थी, पिंडिया, ठीक है, पेंट गिल्ली होगी थी। आप मुद्दे से पर बात कर रहे हैं आप। और नरेंद्र मोदी है, छोटेगा नहीं, और नरेंद्र मोदी है, छोटेगा नहीं, वो भारत का प्रधानमंत्री छोटेगा नहीं, रजवंत जी, मारेगा। क्या बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करने में जुटे हुए हैं, आपकी टेंशन बढ़ी हुई है क्या इससे? देखिए जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो इस प्रकार की बयानबाजी करके जनता को भ्रमित करना है। असल में क्या है कि चुनाव का मामला है, चुनाव में कोई भी आदमी यही चीज सोचता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 10 साल सत्ता में रही है, आज उनका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि जनता के बीच में जाके अपनी उपलब्धियों को बताए। 9.5 साल में इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया, और हमारे रामराज जी ने भी उन्होंने बड़ी तारीफें की थी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने ये काम किया, मनोहर लाल खट्टर जी ने वो काम किया। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी को बना दिया। अब एक दिन भी इन्होंने कभी भी मनोहर लाल खट्टर जी की जो उन्होंने काम किए थे उसका जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब ये था कि वो एक नाकाम मुख्यमंत्री थे और हरियाणा प्रदेश के ऊपर थोपे गए थे। जब जनता में उनके प्रति पूरी तरह से आक्रोश था तो उनको बदलना पड़ा। जनता ने इतना संघर्ष किया, इतना विरोध किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम उठाया और उनको नया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रूप में देना पड़ गया। अब 9.5 साल तो उनके साफ हो गए। अब उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, तो उनका काम सिर्फ एक ही है कि बोला जी कांग्रेस ने ये किया, इनेलो ने ये किया। आप अपनी बताओ ना कि आपने 10 साल हरियाणा में शासन किया, आपने क्या काम किया? बताऊंगा, नंबर तो आने दे। हरियाणा की जनता को आपका जरूरत थी। रामराज जी मेरी सुन लो। उस समय हरियाणा की जनता को आपकी जरूरत थी। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसान बार बार ये कह रहे थे कि आप हमारी सुनो, आप हमारे से बातचीत करो, हमारे खिलाफ जो कानून। जेजेपी के प्रवक्ता से भी हम सवाल कर लेते हैं, रतन शर्मा जी, क्योंकि जेजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा बचा नहीं है दुष्यंत और अजय चौटाला के अलावा। बीजेपी के, कांग्रेस के जब बड़े चेहरे आते हैं अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए, तो खतरा नजर आता है आपको? ये मेरे से सवाल है जी, मेरे से सवाल किया गया। रतन शर्मा जी, आपसे ही मेरा सवाल है जी। मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। तो मैं उसी के साथ में आपको बताना चाह रहा था कि जब खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भी किनारा करने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों को किस प्रकार से बदनाम करने का काम किया, किस प्रकार उनको परेशान करने का काम किया। आपकी बात हमने सुनी। रतन शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जब हमारे जो सरपंच थे उन सरपंचों को सरकार रतन शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मेरा सवाल जेजेपी के प्रवक्ता से है अभी। रजवंत जी, एक बार उनकी भी राय ले लेते हैं हम। रजवंत जी एक बार चुप हो जाइए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अपनी बात रखिए। रतन शर्मा जी। हाँ, अब मैडम मैं कह रहा हूँ, हमारे पास चेहरे की जहां तक बात है, हमारे पास है विचारधारा, और वो है चौधरी देवीराज जी की जो विचारधारा है, किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग के लिए जो उन्होंने काम किए, और जो हरियाणा और श्रेष्ठ हरियाणा बनाने का उनका जो सपना है, उसी को लेकर आगे बढ़े हुए हैं। और दुष्यंत चौटाला जी, अजय चौटाला जी हमारे पास चेहरे हैं, और हम जनता में विश्वास करते हैं, और जनता में हमें उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। और चेहरे वाली कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो चेहरे की बात छोड़ो, कार्यकर्ता ही नहीं है, वो इधर उधर से लेकर आ रहे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीद कर रहे हैं जेजेपी से टूट के आ जाए, कांग्रेस से टूट के आ जाए। आपको नहीं लगता लेकिन कि जब बड़े केंद्र के जो नेता है, प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, अमित शाह, राहुल गांधी, ये बड़े बड़े चेहरे पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को इसका फायदा तो होगा ही? नहीं मैडम, इनकी हालत खराब हो पड़ी है। लोग यहाँ सड़कें देखेंगे, अमित शाह को देखेंगे, सड़कें टूटी पड़ी है, तो इनके कामों को देखेंगे लोग। काम अगर नहीं किए, और कांग्रेस पार्टी का तो 2004 से 14 तक के काम देख लिए, बाकी
जो मैनिफेस्टो भी गोगी जी ने जारी किया है और इनका जो शर्मा है वहाँ पे नीरज शर्मा ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो को देखेंगे लोग, राहुल गांधी को क्यों देखेंगे? जो भ्रष्टाचार का मैनिफेस्टो इन्होंने जारी कर दिया। और जेजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या दिया है? जैसे फिर मैडम विकास की बात करती है और छत्तीस बिरादरी की बात करती है, किसान की मजदूर की बात करती है। हम ये झूठे जो दावे कर देते हैं कि ये करेंगे किसान के लिए, वो करेंगे, ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने दावे किए थे कि हिमाचल में सरकार आ गई, अब मुश्किल हो गई वहां पे। वो जो आपने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है? नहीं मैडम, 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। ठीक है, अब जब चुनाव आ जाएंगे तब आप जारी करेंगे। अब देखिए बहुत कम समय बाकी है, आप प्रचार भी नहीं कर रहे इतना, ना रैलियां हो रखी है, ना प्रचार इस तरीके से किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पार्टी को नुकसान तो होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े चेहरे थे वो पहले ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं? 2019 में तो लोग कहते थे 2 ही लड़के हैं और इतने नेता भी नहीं थे। उसके बाद तो हमारी पार्टी 5 साल काम करके भी दिखा है और लोगों ने दुष्यंत जी की कार्यशैली भी देख ली और बहुत ही पर तब की स्थिति 2019 की और अब 2024 की अलग नहीं लगती आपको? क्योंकि इनेलो और जेजेपी 2 फाड़ में बट गई थी। बड़े जो नेता थे इनेलो के भी, वो जेजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो सभी जा चुके हैं। जो 10 विधायक थे उनमें से आप बताइए 7 तो जा चुके हैं ना इस्तीफा देकर। अब आप अपने मैनिफेस्टो को भी सामने नहीं ला रहे हैं जनता के सामने, फिर जनता क्यों चुनेगी जेजेपी को? नहीं, मैनिफेस्टो भी आ जाएगा, वोट डालने से पहले मैनिफेस्टो आ जाएगा। और हकीकत तो लोग ये देखते हैं कि अब भाजपा आगे का मैनिफेस्टो इश्यू करेगी अगले 7-5 साल का, लेकिन पिछले 10 साल में क्या किया वो देखेंगे लोग। कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 14 के बीच में क्या काम किया वो देखेंगे लोग। ऐसे झूठे वादों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जमीनी हकीकत देखेंगे लोग। ठीक है दिनेश जी, अमित शाह ने एमएसपी की डेफिनेशन पूछी है राहुल गांधी से, कहा है कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर भी भ्रम पैदा करने का काम कर रही है, लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। जी श्वेता जी, आज अगर देश का गृह मंत्री ये पूछता है कि एमएसपी की डेफिनेशन क्या है, तो पहले कम से कम देखो, आप तो समझ रहे हो इस बात को, भाजपा समझते हुए भी जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करती है, परंतु आप समझते हो। ये वही भाजपा है, वही अमित शाह है जो 2013-14 के अंदर कपड़े उतारकर नंगे घूमकर ये कहा करते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये वही भाजपा है कि एक वो दिल्ली में रामलीला मैदान से धोती पहनकर भागा था ना एक काना, जिसकी एक आंख खराब है, वो धोती बांधकर भागा था वहां से, जो कहता था काला धन वापिस आएगा, काला धन वापिस आएगा। और ये अमित शाह कहते थे 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, सबके खाते में आएंगे। कहते थे किसान की आय दुगनी कर देंगे, सबके खाते में 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां हो गई। आज वो हमसे पूछते हैं एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है, क्या वो बताएंगे कि जय शाह जो उनका बेटा है वो जानता है कि हिट विकेट क्या होती है, बाउंसर किसको बोलते हैं, लेग स्पिन किसको बोलते हैं, ऑफ स्पिन किसको बोलते हैं? वो बना रखा है भारतीय आईसीसीआई का चेयरमैन, देश का सबसे बड़ा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका चेयरमैन। उसकी शकल देखो उस जैसा की, वो टेढ़े मुंह का आदमी। आप गरिमा रखिए, देखिए आप किसी के व्यक्तिगत ऐसे टिप्पणी मत कीजिए। चलिए ठीक है, रामराज शर्मा जी देखिए, इनको ये समझना चाहिए विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को फेल बताया प्रधानमंत्री ने भी, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने भी। विपक्ष के तौर पर हरियाणा में आप किसको देखते हैं फिर मुकाबले में? हमारा कोई मुकाबले में नहीं है, क्योंकि जनता भगवान का रूप होती है। देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार हमारे को मौका दिया है, केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे हरियाणा में भी देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार हैं, 58 साल के बाद में ओबीसी समाज से हमने मुख्यमंत्री बनाए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो एससी-बीसी समाज से कोई सीएम बनाया नहीं और ना ही डिक्लेयर किया। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी एससी-बीसी समाज की घोर विरोधी है।
और जिस तरह से शैलजा बहन जी के साथ इन्होंने किया, पूरे हरियाणा में एक मैसेज गया है, वह कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है और महिला विरोधी है। जिस तरह से इनके दो एमएलए का बयान आया, शमशेर गोगी जी जो इनके कम से कम गर्दन काट कैंडिडेट है, और वो कह रहे हैं ये जो भैया बात कर पहले रहे अपना घर भरेंगे, जनता बाढ़ में जाओ, हैं, पहले अपना घर भरेंगे, जनता बाढ़ में जाओ। और उन्होंने कहा अगर बगैर घोटाले की सरकार चलती है क्या, बगैर घोटाले की सरकार चलती है क्या? एक पत्रकार ने उनसे पूछा, और इनका विधायक नीरज शर्मा इनके ना इनकी सरकार आने वाले नहीं है, पहले भर्ती दफ्तर खोल रहे हैं भैया, तो मुझे बताना है। अरे रामराज जी एक नौकरी मिलेगी। ठीक है, आप जो इस तरीके से बोलते रहेंगे अपनी बात, जो हम दोनों की ही बात को समझ नहीं पाएंगे। आपको यहाँ बौखला गए, थोड़ी देर में देख लेना कैसे कांपने लग रहे हैं। अरे अमित शाह कांपने लग रहे हैं, देखो इनकी शक्ल देखो कैसे कांपने लग रही है। बताओ वो कहाँ है? बौखलाहट का परिणाम है, ये बौखला गए हैं और इनके कई मुकाबले में नहीं है। कौन सी जनता जमीन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। इन्होंने झूठ बोला, इनकी ठगी की दुकान एक बार चली गई। ठीक है, आप दोनों इस तरीके से बोलते रहेंगे तो हम बाकी के प्रवक्ताओं से बात नहीं कर पाएंगे। रजवंत जी, इनेलो भी कह रही है, अपनी घोषणा में कह चुकी है इनेलो की अगर हमारी सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को हम भी खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने छिपा हुआ थोड़ी है ये। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भी रामनाथ जी एक बार सुन लेते हैं उनकी भी बात। दिनेश जी, रामराज जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से ही कि एक बार बाकी के प्रवक्ताओं से भी हम बात कर ले। रजवंत जी, और दिनेश जी, रामराज जी, दलित समाज, ओबीसी समाज आपकी औकात में आप लोग औरों को भी तो बोलने दीजिए ना। दिनेश जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने दलित समाज वो किसी ने दलित समाज देख रहा है, वो मौके की तलाश में था, मौका वो मिल गया। दिनेश जी, इस तरीके से डिबेट करेंगे हम? अगर किसी बात को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, सभी को हक है अपनी अपनी बात रखने का। वो किसी से और नहीं, क्योंकि लोकसभा में दिनेश जी, आप इस तरीके से बोलते ही रहेंगे तो हम डिबेट तो नहीं कर पाएंगे ना, चर्चा नहीं कर पाएंगे, हम बाकी के लोगों से बात नहीं करेंगे। आप अपनी बात को ही बोले जा रहे हैं। बहुत बुरा होना है सीट बचाने के लिए हम बीजेपी के पार्ट में चलते। चलिए ठीक है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है, आप सुन ही नहीं देंगे क्या, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। फिलहाल हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे चर्चा को। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना अपना समय दिया और हमारे सामने अपनी अपनी रखी, अपनी बात रखी। तो प्रचार हो रहा है जोरों शोरों से, लेकिन 5 तारीख को वोट डाले जाने हैं, 8 को नतीजे आएंगे। हरियाणा में ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। अब जल्द ही वक्त तय करेगा कि किसकी सत्ता में सरकार वापसी करती है। फिलहाल मेरे साथ बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।